समृद्धि भी सीढ़ियों की तरफ आती हुई दिखाई पड़ी और जैसे ही उसने परिधि को देखा वो रुक गई और बोली, गुड मॉर्निंग परिधि, क्या तुम मेरी नीचे चलने में मदद कर सकती हो? प्रेगनेंसी की वजह से मेरा पेट बड़ा हो गया है, इसीलिए मुझे सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत होती है। अब आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आपको कैसे पता चलेगा? क्यों, मैंने सही कहा ना? समृद्धि के इतना कहने पर परिधि की भौहें तन गई। उसे समझ में नहीं आया कि समृद्धि ने उसका मजाक उड़ाया है या फिर उसके ऊपर टॉन्ट किया है, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और समृद्धि के पेट की तरफ देखते हुए बोली, समृद्धि, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसमें एक बच्चा है। क्या डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए हैं? परिधि के सवाल पर समृद्धि की आंखें हल्की सी चमक उठी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कल शाम को ज्यादा खाना खाया था ना। तुम समझ नहीं सकती हो, ऐसी हालत में भूख बहुत लगती है, इसीलिए शायद मेरा पेट बड़ा दिख रहा है। जुड़वा बच्चों जैसी कोई बात नहीं है, समृद्धि ने जवाब दिया। अच्छा, बस इतना ही? परिधि ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, और वैसे भी दादाजी ने मुझे बच्चे का ख्याल रखने को कहा है। आखिरकार मैं प्रताप की बीवी हूँ और मैं रॉय फैमिली को उसका वारिस देने जा रही हूँ, तो मुझे उसका ख्याल रखना ही होगा। तुम्हारा क्या, तुमने तो अभी तक प्रताप से शादी भी नहीं की है और केवल प्रताप की जुबान पर यहाँ पर टिकी हुई हो। स्मृति ने बेवजह परिधि के ऊपर टॉन्ट मारा और ये सुनकर परिधि अंदर ही अंदर उबल गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को संभाल लिया। सही कह रही हो तुम समृद्धि, तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलती हूँ। इतना कहने के बाद परिधि ने समृद्धि का हाथ थाम लिया। उसके बाद वो नीचे लेकर बढ़ गई। उसने समृद्धि को सहारा देकर सारी सीढ़ियां उतार दी, लेकिन जब वो आखिरी सीढ़ी उतर रही थी तभी उसने समृद्धि को हल्का सा झटका दिया और समृद्धि का पैर फिसल गया, जिससे वो नीचे की तरफ सरक गई। संभल कर, परिधि ने चिल्लाते हुए कहा और उसके बाद उसने आगे बढ़कर समृद्धि की कमर को पकड़ लिया और उसके पेट पर हाथ घुमा दिया। समृद्धि का पेट ठंडा और सख्त था, जबकि आमतौर पर प्रेगनेंसी के टाइम पर पेट नर्म और गर्म होना चाहिए था। परिधि का हाथ अपने पेट पर महसूस करते ही समृद्धि ने उसे पीछे ढकेल दिया और तेज आवाज में बोली, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें गिरने से बचाया समृद्धि, परिधि ने भी तेज आवाज में कहा और उन दोनों की आवाज सुनकर वहीं थोड़ी दूर पर बैठी शेफाली भागते हुए उनके पास आ गई। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? शेफाली ने पूछा। आंटी, समृद्धि का पैर फिसल गया था और ये गिर गई थी। मुझे लगता है कि बच्चा हिल गया है, इसीलिए एक बार हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, परिधि ने जानबूझकर चिंता दिखाते हुए कहा। पहले यूज नैपकिन और अब उसका पेट छूकर परिधि को यह अंदाजा हो चुका था कि समृद्धि प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, इसीलिए वो उसे फंसाने के लिए ऐसे बोल रही थी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इतनी सुबह डॉक्टर कहाँ मिलेगा? समृद्धि ने अपना डर छुपाकर झूठी स्माइल के साथ कहा। मिल क्या जाएगा, डॉक्टर तो यही है, वो प्रताप को देखने आए हैं ना, वो तुम्हारा चेकअप कर लेंगे। आखिरकार तुम्हारे बच्चे का ठीक होना बहुत जरूरी है ना, परिधि ने समृद्धि के ऊपर टॉन्ट कसते हुए कहा। समृद्धि को इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि परिधि उसकी बातों का बदला लेगी, लेकिन वो इतना जल्दी लेगी ये बात समृद्धि को नहीं पता थी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अगर मुझे कुछ होता तो मुझे पता चलता ना, मैं ठीक। इससे पहले कि समृद्धि अपनी बात पूरी करती कि शेफाली ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, परिधि सही कह रही समृद्धि, तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही भी मिसकैरेज की वजह बन सकती है। चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। शेफाली ने इतना कहते हुए उसका एक हाथ पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने परिधि से कहा, परिधि बेटा, समृद्धि को डॉक्टर तक चलने में हेल्प करो ना। और उनके इतना कहने के बाद परिधि ने समृद्धि का दूसरा हाथ पकड़ लिया और दोनों समृद्धि को लेकर डॉक्टर के पास चल पड़ी। और उन्हें ऐसा करते देखकर समृद्धि का चेहरा डर और घबराहट के मारे लाल हो चुका था। उसकी पोल अब सबके सामने खुल जाएगी, उसे इसका अंदाजा हो चुका था। इधर परिधि ने समृद्धि की पोल खुलने की जुगाड़ कर ली थी और उधर दूसरी तरफ तारुषी अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। वो अपनी कटी हुई उंगली को बार बार देखकर चीख रही थी। मानव और उसकी फैमिली भी उससे मिलने नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा भड़क गई थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए वार्ड की टीवी को तोड़ दिया था। परिधि, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। तारुषी चीख चीख कर बोल रही थी और अपना सिर वहीं बिस्तर पर पटक रही थी। नर्स और डॉक्टर दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन तारुषी का गुस्सा देखकर किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और मानव अंदर चला आया। तारुषी ने जब मानव को वहां आते हुए देखा तो वो जाकर उसे लिपट गई और रोने लगी। मैंने तुम्हें कितने कॉल कितने मैसेज किए मानव, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया, आखिर कहाँ चले गए थे तुम? तारुषी ने रोते हुए कहा। लेकिन मानव ने हमेशा की तरह उसकी बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट करने चला गया था, इसीलिए रात को नहीं आ पाया, मानव ने वहीं पर रखे हुए एक डेस्क के ऊपर बैठते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर तारुषी के चेहरे पर स्माइल आ गई। काफी दिनों बाद मानव ने उसके लिए कंसर्न दिखाया था, इसीलिए
तारुषी का खुश होना तो लाजमी था। कैसा डॉक्यूमेंट? तारुषी ने पूछा। दिखाता हूँ, मानव ने कहा और अपने कंधे पर टंगे बैग से एक फाइल निकालकर उसके आगे कर दी। और जैसे ही तारुषी ने उस फाइल को खोलकर उसके अंदर रखे डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू किया तो वो कांप गई। मानव, ये? वो बस इतना ही कह पाई थी और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ता चला गया। आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट लाया था मानव? क्या तारुषी का कोई और राज आ गया है सामने? और क्या परिधि आज समृद्धि का राज खोलने में कामयाब हो जाएगी, या फिर समृद्धि अपने आप को बचाने? एक तरफ जहां परिधि समृद्धि को लेकर प्रताप का चेकअप करने आए डॉक्टर के पास जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मानव अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर तारुषी से मिलने पहुंच गया। और जब तारुषी ने उससे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा तो उसने तारुषी को एक फाइल पकड़ा दी और उसे देखने के बाद तारुषी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझसे डिवोर्स लेने जा रहे हो मानव? तारुषी चीखते हुए बोली और मारे घबराहट के उसका गला रूंध गया। मानव के आने से उसके फेस पर जो स्माइल आई थी वो गायब हो गई। आर यू डम तारुषी? मानव ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मतलब? तारुषी ने उसकी ओर देखा और कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि तुम डम ही हो। जब पेपर पर साफ साफ लिखा है कि मैं डिवोर्स मांग रहा हूँ तो सवाल पूछने की क्या जरूरत? चलो अब फटाफट साइन कर दो। मेरा आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो करने के लिए आजाद हो। मानव ने तारुषी को नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, उसे तारुषी से कभी प्यार था ही नहीं, लेकिन उसने सिकंदर की दौलत के लिए उससे शादी कर ली थी। अब जब उसे ये बात पता चल गई थी कि तारुषी ने प्रताप रॉय को अपना दुश्मन बना लिया है, तो वो तारुषी के साथ रहने का रिस्क नहीं उठा सकता था और इसीलिए उसने रात में ही अपने लॉयर को कॉल करके डिवोर्स के पेपर रेडी करा लिए थे और उन्हें लेकर तारुषी के पास पहुंच गया था। मैं कोई डाइवोर्स देने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? और अगर तुम उस परिधि और प्रताप रॉय के डर की वजह से मुझे तलाक दे रहे हो तो देखना मिस्टर रॉय के बर्थडे के दिन मैं उसका क्या हश्र करने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद तारुषी ने तलाक के पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए। बकवास बंद करो तारुषी, तुम परिधि और प्रताप रॉय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारे पेपर फाड़ने की वजह से तलाक देने से बच जाओगी तो मेरे पास इसकी एक और कॉपी है। चलो अब चुपचाप साइन कर दो और अपना रास्ता पकड़ो, मानव ने क्रुएलिटी के साथ कहा और तारुषी कांप सी गई। वो उठकर मानव के पास आ गई। नहीं मानव, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मेरे पास सच में परिधि के खिलाफ सबूत है। केशव परिधि का बेटा है और तुम चाहो तो इसको डीएनए टेस्ट करा के वेरीफाई भी कर सकते हो, तारुषी ने कहा। लेकिन मानव को उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इससे पहले कई बार तारुषी ने परिधि को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो उल्टा बेवकूफ बन गई थी। इसीलिए तारुषी की ये बात भी मानव को एक बेवकूफाना हरकत से कम नहीं लग रही थी। क्या हुआ मानव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि केशव और परिधि एक जैसे दिखते हैं? और फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें से एक पुरानी पिक्चर निकाल कर मानव के सामने रख दी, जिसमें वो परिधि के साथ थी। लेकिन मानव को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने उस तस्वीर के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और बोला, तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो तारुषी। जल्दी साइन करो और मुझे आजाद करो। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैंने तुम्हारी जगह परिधि से शादी की होती तो अब तक मैं कहीं और होता। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानव की बातों ने तारुषी को राख कर दिया। उसे नहीं लगा था कि मानव उसे ऐसी जगह पर छोड़ देगा जहाँ पर उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी माँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है और उनके ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। सतेन और सिकंदर दोनों ने ही उससे दूरी बना ली थी और अब मानव भी उसे छोड़कर जा रहा था। तुम मेरे साथ ये करोगे मानव? इतना कहते हुए तारुषी रो पड़ी और अपना सर बेड की चादर में छिपा लिया। जिस वक्त मानव और तारुषी के बीच में तलाक को लेकर बहस हो रही थी, ठीक उसी समय परिधि शिफाली की हेल्प से समृद्धि को लेकर हॉल में पहुंच गई। रास्ते में कई नौकरों ने उन्हें हेल्प ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। समृद्धि का चेहरा डर के मारे एकदम से लाल दिखाई दे रहा था। वो समझ चुकी थी कि वो फंस चुकी है। परिधि ने उसे सोफे पर बैठा दिया और आवाज देकर लालू को बुला लिया। लालू, जाकर डॉक्टर साहब से बोल दो कि प्रताप को देखने के बाद आकर समृद्धि को देख ले। वो प्रेग्नेंट है और गिर गई थी। परिधि के इतना कहने पर लालू मनी मन मुस्कुरा उठा और सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगा। तभी प्रताप रॉय अपनी व्हील चेयर पे बैठकर हॉल के अंदर एंटर कर गया। प्रताप को वहाँ देखकर परिधि के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन समृद्धि और भी घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो परिधि, और इसको क्या हुआ है? प्रताप ने बारी बारी से समृद्धि और परिधि को देखते हुए कहा। इसको डॉक्टर को दिखाना था, लालू बुलाने गया है, परिधि ने कहा। डॉक्टर तो जा चुके हैं, उन्हें कोई इमरजेंसी आ गई थी। प्रताप के इतना कहते ही परिधि के चेहरे की स्माइल और समृद्धि के चेहरे का डर गायब हो गया।
डॉक्टर के जाने की बात सुनकर उसने राहत की सांस ली और परिधि की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया परिधि, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब मुझे नाश्ता करने जाना चाहिए। मेरे बच्चे को शायद भूख लगी हुई है। इतना कहने के बाद समृद्धि उठकर खड़ी हो गई और एक सर्वेंट की हेल्प से वहाँ से चली गई। एक बार फिर से परिधि उसकी पोल खोलते खोलते रह गई। कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्द फिर से मेरे पंजे में आओगी समृद्धि, परिधि ने अपने आप से कहा और फिर प्रताप की तरफ मुड़ी और बोली, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं रिकवर कर रहा हूँ, प्रताप ने जवाब दिया और उसके बाद बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ परिधि, और मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। उसकी बात सुनकर परिधि ने सिर हिला दिया और प्रताप वहाँ से चला गया। समृद्धि अपने कमरे में पहुंच गई थी और वो बिस्तर पर गिर गई। उसके बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगी और तभी उसका फोन बजा। फोन किसी अननोन नंबर से था, लेकिन समृद्धि के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, समृद्धि ने फोन उठाकर कहा, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, तुम कौस्तुभ और परिधि के बालों का सैंपल लो और वहाँ दे आओ। उधर से किसी की आवाज आई। क्यों, क्या हुआ? समृद्धि ने पूछा। बस जितना बोला जाए उतना करो, तुम्हें सब जल्द से जल्द पता लग जाएगा। इतना कहने के बाद फोन कट गया। दूसरी तरफ तारुषी अभी भी मानव के आगे हाथ पांव जोड़ रही थी, लेकिन मानव ने उसकी एक न सुनी और साफ साफ बता दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसे तलाक देना ही होगा। और आखिर में हार कर तारुषी को तलाक देना पड़ा और उसके बाद मानव बिना रुके वहाँ से चला गया। मानव के जाने के बाद तारुषी अपने दांत पीसते हुए चिल्लाने लगी और वार्ड की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। परिधि ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। आप भले ही यहाँ की चीजें तोड़ दे तारुषी, लेकिन इससे परिधि को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको परिधि को नुकसान पहुँचाना ही है तो आपको कोई सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। तारुषी को एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी और जब तारुषी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा वहाँ पर मिस रॉय खड़ी हुई थी। उसने हमेशा की तरह अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मिस रॉय चलकर तारुषी के पास आई और उसने तारुषी की कटी हुई उंगली को देखा और बोली, तुम लकी हो कि उसने तुम्हारी सिर्फ एक उंगली काटी, वरना काम तो तुमने गर्दन काटने वाला किया था। और वहीं बड़ी डेस्क पर वो बैठ गई। तारुषी कुछ देर तक तो खामोश रही और उसके बाद मिस रॉय से बोली, मिस रॉय, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं परिधि को अब बर्बाद करके ही रहूंगी। कैसी मदद? मिस रॉय ने पूछा। उसके बाद तारुषी परिधि के बचपन की तस्वीर और केशव की तस्वीर को बारी बारी से मिस रॉय को दिखाने लगी और उसे विश्वास दिलाने लगी कि केशव परिधि का ही बेटा है, और वो मिस रॉय को समझाने में कामयाब भी हो गई। आगे का क्या प्लान है? मिस रॉय ने पूछा। मैं परिधि और केशव की डीएनए रिपोर्ट निकलवा कर प्रताप के दादाजी के बर्थडे पर सबके सामने रखूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि वो प्रताप की बीवी कैसे बनती है। उसने मुझसे सब छीना है, अब मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी, तारुषी ने कहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसा करती हो तो मैं मानव को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी, मिस रॉय ने कहा। नहीं, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। परिधि के साथ साथ अब मैं उसको भी बर्बाद कर दूंगी, तारुषी ने कहा और मानव के लिए भी उसकी आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। उसकी बात सुनकर मिस रॉय मास्क के अंदर से ही मुस्कुरा उठी। उससे अपना मकसद पूरा करने के लिए एक रिबेल चाहिए था और तारुषी के भेष में वो रिबेल उसे मिल गया था। दोपहर हो चुकी थी। समृद्धि परिधि और कौस्तुभ का सैंपल लेने का मौका तलाश रही थी और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। परिधि शेफाली, केशव और कौस्तुभ को लेकर मिस्टर रॉय के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने निकल गई और उसके जाते ही समृद्धि ने उन दोनों के सैंपल उठा लिए और उसे लेकर उसे जो लोकेशन भेजी गई थी वहाँ के लिए निकल गई। इधर परिधि उन तीनों के साथ मॉल पहुंच चुकी थी और वो लोग मॉल घूमते हुए शॉपिंग कर रहे थे। तभी परिधि का फोन बजा। फोन रॉय फैमिली के हेड ऑफिस से उसके मैनेजर का था। हाँ सर, बोलिए, परिधि ने फोन उठाते हुए कहा। अरे आप सर कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें परिधि जी, आप मेरी बॉस बनने वाली हैं, मैनेजर ने कहा। फिर भी आप मेरे सर ही रहेंगे, परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बोली। कहिए, आज आपने अचानक कैसे याद कर लिया? वो आपको आधे घंटे के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। मुझे एक डॉक्यूमेंट पुर्तगाल भेजना है और आपके जाने के बाद जिस स्पेशलिस्ट को रखा गया था वो छुट्टी पे है, तो आप आकर इसे टाइप कर दीजिए प्लीज, मैनेजर ने रिक्वेस्ट की। चूंकि परिधि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसीलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाई और केशव कौस्तुभ को शिफाली के हवाले करके वहाँ से निकल गई। परिधि के जाने के बाद केशव और कौस्तुभ शिफाली के साथ घूम रहे थे कि तभी केशव को मॉल में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ा और वो दौड़ कर जाकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और वो इंसान चौंक गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो केशव को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। वो विशेष ठाकुर का बेटा रजत था। केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजत ने पूछा। मैं यहाँ घूमने आया था, केशव ने जवाब दिया और तब तक कौस्तुभ भी वहीं पहुंच गया। और जब उसने केशव से रजत के बारे में सवाल किया तब केशव ने रजत को
परिधि का भाई कहकर इंट्रोड्यूस कराया। इतनी देर में शिफाली भी उनके पास पहुंच गई और रजत ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। शिफाली आंटी, कैसी हैं आप? आपकी उम्र अभी भी नहीं बढ़ रही है, आप तो 25 साल की ही लग रही हैं। रजत इतना कहकर उनके गले लग गया। तो अभी भी तुम्हारी मस्का मारने की आदत नहीं गई रजत? और बताओ सब कैसे हैं? शिफाली ने कहा। परिधि से जुड़ने के बाद रॉय फैमिली और ठाकुर फैमिली के रिश्ते अच्छे हो गए थे। सब ठीक है, आइए चलिए शॉपिंग करते हैं, रजत ने कहा और उसके बाद सब चले गए। कुछ देर बाद जब वो लोग मॉल के बाहर निकले तो रजत ने केशव की तरफ देखा और कहा, केशव, मैं अपनी नई बाइक लेकर आया हूँ, क्या तुम राइड करना चाहोगे? और उसके इतना कहने के बाद केशव ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन तभी रजत की निगाह सामने खड़ी एक कार की रिफ्लेक्टर पर गई और जैसे ही उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो समझ गया कि वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और वो लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं। रजत इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वो लोग जो आए हैं रॉय फैमिली के ऊपर अटैक करने? क्या रजत बचा पाएगा खुद को और रॉय फैमिली को? और किसने दिया है समृद्धि को परिधि और कौस्तुभ का डीएनए सैंपल टेस्ट कराने का ऑर्डर? और क्या तारुषी सच में पैदा करने वाली है परिधि के लिए मुसीबत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। रजत ने जब कार के रिफ्लेक्टर में उन लोगों को आगे बढ़ते देखा तो वो बहुत घबरा गया और उसके बाद वो केशव की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से बाइक पर बैठो तुम दोनों। लेकिन तब तक वो लोग उनके करीब पहुंच गए थे और उनमें से एक ने रजत की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़के को मेरे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। उसके इतना कहते ही कौस्तुभ भी घबरा गया। इतनी ही देर में शिफाली रॉय आगे आ गई और उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुमको पता भी है तुम किसको उठाने की बात कर रहे हो? केशव रॉय फैमिली का मेंबर है और मैं प्रताप रॉय की मॉम। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। रॉय फैमिली के साथ जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतनी देर में वहाँ और भी लोग आ गए और उन्होंने बॉडीगार्ड्स को गन पॉइंट पर रख दिया। रजत समझ चुका था कि वो लोग फंस चुके हैं और वो वहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ ढूंढने लगा। इतनी देर में उसे सामने से कुछ गाड़ियां और आती हुई दिखाई पड़ी और उन्हें देखकर रजत समझ गया कि ये लोग 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे प्लान के साथ केशव को उठाने आए हैं। और इससे पहले कि वो गाड़ियां रजत के पास पहुंच पाती, रजत तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, आप सही टाइम पे आए मिस्टर रॉय, ये लोग केशव को उठाने की बात कर रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ आए हुए सभी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया और रजत को अपनी बाइक भगाने का मौका मिल गया और वो केशव और कौस्तुभ को वहाँ से लेकर फुर्र हो गया। रजत को भागता देखकर वो सभी लोग रजत के पीछे हो लिए, क्योंकि उनका प्राइमरी टारगेट केशव था। इसीलिए शिफाली और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। मुंबई की सड़कों पर आगे आगे रजत अपनी बाइक लेकर भाग रहा था और उसके पीछे पीछे कई गाड़ियां लगी हुई थी। केशव बीच में था और कौस्तुभ उसके पीछे बैठा हुआ था। लग रहा है ये लोग केशव को साथ लेकर ही जाएंगे, रजत ने तेज आवाज में कहा और उसके बाद कौस्तुभ ने अपने कंधे पर टंगा हुआ बैग आगे कर लिया और बोला, मेरे होते हुए नहीं। उसने अपने बैग से गन निकाल ली। एक 5 साल के बच्चे के हाथ में गन देखना बिल्कुल वैसा ही था जैसे हाथी को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना। रजत ने मिरर से जब ये देखा तो उसका दिल कांप गया। हे लड़के, ये गन तेरे पास कहाँ से आई? अंदर रख जल्दी। मैं ट्रेंड हूँ, मुझे रामेश्वर दादा ने इन जैसों को ही सबक सिखाने के लिए ट्रेन किया है, कौस्तुभ ने कहा और गन लोड करने के बाद अपने पीछे चल रही बाइक के टायर पर निशाना साध कर गोली चला दी। कौस्तुभ, जिसने निशानेबाजी में मुंबई के सबसे बेहतरीन निशानेबाज प्रताप रॉय को भी पीछे छोड़ दिया था, उसकी चलाई हुई गोली सीधे जाकर बाइक के टायर पर लगी और वो जाकर एक डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उड़ गया। ओह माय गॉड, रजत बस इतना ही बोल पाया। उसके बाद कौस्तुभ ने अपने अगल बगल आ रही हर गाड़ी पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। उसको ये ट्रेनिंग रामेश्वर दादा ने प्रताप से छुपा कर दी थी कि चलती गाड़ियों पर निशाना कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन कौस्तुभ के पास ना तो ज्यादा गोलियां थीं और चलती हुई बाइक से निशाना लगाना इतना आसान भी नहीं था। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो गईं और उसके पास अब भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। शिफाली रॉय गिरने की वजह से और बच्चों के ऊपर गोलियां चलती देखकर बेहोश हो गई थी और जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने सीधे प्रताप रॉय को फोन मिला दिया। लेकिन प्रताप का नंबर बंद आ रहा था। उन्होंने मेनन, रवि और विक्की सबका नंबर ट्राई किया, लेकिन सबका नंबर बंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे वो किसी मीटिंग में थे। कहाँ चले गए सब? शेफाली ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, और उसके बाद उसने परिधि का नंबर डायल कर दिया। और पहले ही बेल जाने के बाद परिधि ने फोन उठा लिया। बेटा, वो लोग कौस्तुभ और केशव की जान के पीछे हैं और रजत की भी जान खतरे में है। प्रताप का भी फोन नहीं लग रहा है बेटा। जल्दी से प्रताप के पास इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाओ और उन दोनों मासूमों को बचा लो बेटा। शेफाली बिना सांस लिए बोलती जा रही थी। परिधि को पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर शेफाली बोलना क्या चाह रही थी, और उसने शेफाली को शांत रहने को कहा। और उसके बाद जब शेफाली ने परिधि को पूरी बात डिटेल में बताई तो परिधि के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने शेफाली को घर पहुंचने का बोलकर फोन काट दिया और प्रताप सहित बाकी लोगों का फोन ट्राई करने लगी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो गाड़ी लेकर तेजी से रॉय मैंशन की तरफ निकल गई और रास्ते में उसके दिमाग में यही बातें तैर रही थी कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। उसको सबसे ज्यादा शक तारुषी के ऊपर हो रहा था, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही प्रताप ने उसके साथ जो किया था वो परिधि को पता था। इधर रजत उन तीनों को लेकर मुंबई के एक सुनसान इलाके में पहुंच गया और उसने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। ये देखकर रजत ने राहत की सांस ली और बाइक को रोक दिया। कौस्तुभ, तुम इतनी छोटी सी उम्र में गन कैसे चला सकते हो? रजत ने सवाल किया और तभी वहां पर एक तेज आवाज में जवाब सुनाई पड़ा, क्योंकि इसको ट्रेनिंग मिली हुई है। ये आवाज सुनकर तीनों चौंक गए और जब उन्होंने सामने देखा तो सामने से प्रताप रॉय का बहुत पुराना दुश्मन मात्रे चला आ रहा था। मात्रे को देखकर रजत की हालत ही खराब हो गई। एक समय में आधी मुंबई पर मात्रे का राज था, लेकिन प्रताप ने उसे बर्बाद कर दिया था और इसीलिए वो शायद आज उसका बदला लेने आया हुआ था। लेकिन वो केशव को क्यों टारगेट कर रहा था, ये सबकी समझ से बाहर था। मात्रे, मेरी बात सुनो, मैं वो। इससे पहले कि रजत अपनी बात पूरी करता, मात्रे ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, जब तुम्हें वही सिग्नल खुला मिले जिधर तुम जाना चाहते हो तो समझ जाओ तुम भाग नहीं रहे हो, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। मात्रे की बात सुनकर रजत समझ गया कि वह सुनसान एरिया में भाग्य से नहीं पहुंचा था, बल्कि उसे लाया गया था। मात्रे के आदमियों ने उन तीनों को उठा लिया और वहीं से कुछ दूर पर बनी एक स्टील फैक्ट्री की तरफ लेकर चले गए। परिधि रॉय मैंशन पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो कार से उतर रही थी, उसे सामने से प्रताप रॉय की कार आती हुई दिखाई दी और परिधि भागकर उस कार के आगे पहुंच गई। परिधि की हालत देखकर प्रताप बहुत घबरा गया और मेनन झट से कार से उतरकर बाहर आ गया। और जब उन्हें कौस्तुभ और केशव के गायब होने की खबर मिली तो वो भी बहुत घबरा गए। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था परिधि, तुम ये अब क्यों बता रही हो? प्रताप थोड़ा गुस्से में बोला। तुम सबका फोन बंद आ रहा था, परिधि ने कहा, और जब सबने अपना फोन देखा तो सच में वो बंद था। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद वो लोग फोन ऑन करना भूल गए थे। मैंने ने जैसे ही अपना फोन ऑन किया कि उसका फोन बज उठा। कॉल एक अननोन नंबर से था और जैसे ही मेनन ने फोन उठाया, उधर से एक बदतमीजी से भरी हुई आवाज सुनाई पड़ी। क्यों रे प्रताप रॉय के पालतू कुत्ते, कहाँ मर गया तेरा वो लंगड़ा मालिक, उससे बात करा मेरी। मेनन ने जैसे ही वो आवाज सुनी वो तुरंत समझ गया कि इस किडनैपिंग के पीछे कौन है। मात्रे, मेनन ने इतना कहते हुए अपना फोन प्रताप को पकड़ा दिया। मात्रे, उन बच्चों ने दास स्टील इंडस्ट्री की फैक्ट्री अगले 1 घंटे में, नो आर्म्स, अकेले आना और किसी और को साथ लाया तो इन तीनों की श्मशान घाट में जगह बुक करा के आना। मात्रे ने प्रताप की बात को बीच में काटते हुए कहा और फोन काट दिया। मेनन, तुम लोग अंदर जाओ, मैं आता हूँ, प्रताप ने कहा और मेनन बहुत घबरा गया। बॉस, मात्रे चोट खाया हुआ अजगर है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मेनन ने कहा। प्रताप रॉय का खून बहाने वाला पैदा नहीं हुआ है मेनन, और तुम ये जानते हो। प्रताप रॉय ने इतना कहने के बाद अपनी गन उठाकर मेनन को पकड़ा दी और ड्राइविंग सीट पर वो बैठने ही जा रहा था कि तभी परिधि बोली, मैं भी चलूंगी प्रताप। परिधि के इतना कहने पर प्रताप ने कुछ देर तक सोचा और उसके बाद सिर हिला दिया और फिर परिधि ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई और दोनों वहां से मात्रे की बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल गए। अगले 55 मिनट में वो दोनों दास स्टील प्लांट पर पहुंच गए। प्रताप अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया और उसके बाद परिधि उसे धक्का देते हुए अंदर लेकर चली गई। प्लांट के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और जैसे ही प्रताप ने अंदर एंटर किया कि लाइट्स ऑन हो गई और जैसे ही केशव और रजत ने प्रताप को देखा वो जोर से चिल्ला पड़े, लेकिन कौस्तुभ ने कुछ नहीं कहा। उन तीनों को एक रस्सी से लटकाया गया था। ये देखकर प्रताप और परिधि का खून खौल गया। इससे पहले प्रताप कोई और सवाल पूछता कि तभी मात्रे की आवाज सुनाई पड़ी, आओ आओ प्रताप रॉय, ओह सॉरी, द प्रताप रॉय, द किंग ऑफ मुंबई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। इतना कहते ही मात्रे निकलकर सामने आ गया और जब उसकी नजर परिधि पे पड़ी तो वो मुस्कुराने के सिवाय और कुछ नहीं कर सका। प्रताप रॉय ने लेडी बॉडीगार्ड कब से रखना शुरू कर दिया?
उसने हंसते हुए आगे कहा, उन बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है मात्रे, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, प्रताप रॉय ने ठंडी आवाज में कहा। और उसके इतना कहते ही मात्रे ने हंसना शुरू कर दिया। जिससे दुश्मनी हो उसी से बदला लेना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतने एथिक्स कब से आ गए प्रताप? मात्रे ने कहा। और उसके बाद वो प्रताप के पास आकर दांत पीसते हुए बोला, अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाता देखकर सबको एथिक्स याद आ ही जाता है। बच्चे? कौन से बच्चे? प्रताप ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रताप और परिधि दोनों चौंक गए। ओह सॉरी, बच्चे नहीं, नाजायज बच्चे। मैंने गलती से तुम्हारा बच्चा बता दिया, मात्रे ने कहा। और उसकी बात सुनते ही प्रताप समझ गया कि मात्रे अकेला नहीं बल्कि कोई उसे अंदर से इन्फॉर्मेशन दे रहा था और उसने नाजायज बच्चों की झूठी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई है। मात्रे, मेरी बात सुनो, वो दोनों बस मेरे यहाँ रहते हैं, इनमें से कोई भी मेरा बच्चा नहीं है। तुम गलत ट्रैक की गाड़ी पकड़ रहे हो, ये तुम्हें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देगा, प्रताप ने मात्रे को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम सही ट्रैक बता दो कौन सा है, मैं उन दोनों को जाने दूंगा, मात्रे ने कहा। और इससे पहले कि प्रताप कोई जवाब देता तभी रजत चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर रॉय, मैंने इन दोनों को अपनी जान की बाजी लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इनको बचा नहीं पाया, मुझे अकेला मत छोड़ना। रजत की बात सुनकर प्रताप उसे घूर कर देखने लगा और कौस्तुभ भी तिरछी निगाह से रजत को देख रहा था। एक तरफ जहाँ रजत डर रहा था तो दूसरी तरफ केशव और कौस्तुभ को पूरा भरोसा था कि प्रताप उन्हें बचा लेगा। हम बैठकर बात कर सकते हैं मात्रे, मैं तुम्हें। इससे पहले कि प्रताप अपनी बात पूरी कर पाता कि वहां पर फायर की आवाज गूंज गई और गोली सीधा प्रताप रॉय की तरफ चल पड़ी। प्रताप रॉय की तरफ गोली जाती देखकर परिधि, कौस्तुभ, केशव और रजत की चीख निकल गई और जैसे ही गोली जाकर प्रताप की बॉडी से टकराई वहां पर खून के फव्वारे छूटते चले गए। क्या प्रताप सरवाइव कर पाएगा मात्रे के सामने? और कौन है इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड? क्या प्रताप रॉय लगा पाएगा उसका पता? क्या होंगे इन